नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ पीके में। दोस्तों आपकी आगामी एग्ज़ाम जो कि दोस्तों एमपी पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, 2021 में जो होने वाली दोस्तों, उसके लिए हम लगातार आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं दोस्तों, जिसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड और एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा जो मॉडल पेपर होगा दोस्तों, आपको इसमें मोस्ट एमपी जीके और साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो कि आपकी आगामी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों। और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, उत्तर याद रखिएगा। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आपकी एग्जाम में जरूर फंसते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है आज का। मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश का वह राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। मध्य प्रदेश का वह राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में लगातार रिपीट होता है, ठीक है, कि मध्य प्रदेश का वह राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ये क्वेश्चन को नहीं भूलना है दोस्तों आपको। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। अब आपको बताना दोस्तों कि वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो गोलाकार होती है, उसका कारण क्या होता है, ठीक है, वो किस वजह से गोल होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों आपको, ए बी सी और डी, इनमें से बताना है आपको, आपका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि वर्षा की जो बूंदें हैं वो गोलाकार सतही तनाव के कारण होती है, ठीक है। सतही तनाव के कारण वर्षा की जो बूंदें हैं दोस्तों वो गोल आकार की होती है, ठीक है ना। बिल्कुल इस क्वेश्चन को रट लीजिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है साइंस में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मध्य प्रदेश का पहला आम बजट 10 जनवरी 1957 को किसने विधानसभा में पेश किया? मोस्ट एमपी क्वेश्चन, एमपी जीके के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलेगा कि मध्य प्रदेश का पहला आम बजट जो कि 10 जनवरी 1957 को पेश किया गया था, किसके द्वारा पेश किया गया था विधानसभा में, आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों आपको, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मिस्री लाल गंगवाल के द्वारा, ठीक है, मिस्त्री लाल गंगवाल के द्वारा मध्य प्रदेश का पहला आम बजट 10 जनवरी 1957 को विधानसभा में पेश किया गया था, ठीक है ना। बिल्कुल रट लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों आपको इन क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पीलिया एक रोग है। अब आपको बताना है दोस्तों कि पीलिया एक रोग है, मतलब जिसे पीलिया होता है दोस्तों, ठीक है ना, तो वो मतलब उसे वो किससे संबंधित होता है, ठीक है। आपको बताना है कि उत्सर्जन तंत्र का रोग है, त्वचा एवं नेत्रों का रोग है, पाचन तंत्र का रोग है, या परिसंचरण तंत्र का रोग है, ठीक है। तो दोस्तों पीलिया जो एक रोग है ना, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, वो पाचन तंत्र का रोग है, ठीक है ना। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बोधि संगठन किस कार्य को संपन्न करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों आपका कि मध्य प्रदेश में बोधि संगठन किस कार्य को संपन्न करता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आपके ऑप्शन है जल संसाधनों को दीर्घायु बनाना, बांधों का डिजाइन बनाना, जलाशयों के रखरखाव की योजना बनाना, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों निम्नलिखित कार्यों में से जो बोधि संगठन का कार्य है वो ए बी सी और तीनों ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आपको बताना है मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 21 मार्च 1969 को की गई थी, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए, 21 मार्च 1969 को मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा कि अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, ठीक है ना। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद होना चाहिए आपको। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? सभी को पता है दोस्तों, काफ़ी इजी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है कि टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए या आपको देखने को मिले ये क्वेश्चन, तो याद रखिएगा दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। सभी को पता है इसका आंसर, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है बट एग्जाम में लगातार पूछा जाने के कारण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है।
पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किसके उत्पादन में होता है? अब आपको बताना दोस्तों कि पोटेशियम नाइट्रेट का जो प्रयोग किया जाता है वो किसके उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, A B C D, इन्हीं में से बताना है आपको। तो दोस्तों याद रखिएगा कि उर्वरक के उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट का जो प्रयोग है वो उर्वरक के उत्पादन में होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, इसको रट लीजिए आप, बिल्कुल एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा कि पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहा जाता है। एग्जाम में लगातार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पासो अनुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पार्श्व अनुपात की संज्ञा दी जाती है या कहा जाता है पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को। ठीक है ना, बिल्कुल रट लीजिए पार्श्व अनुपात। मध्य प्रदेश के किस शहर में अखिल भारतीय स्तर का फुटबॉल टूर्नामेंट नई दुनिया ट्रॉफी का आयोजन हर वर्ष किया जाता है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों वह कौन सा शहर है जहां अखिल भारतीय स्तर का फुटबॉल टूर्नामेंट प्रति वर्ष नई दुनिया ट्रॉफी का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। वो शहर है दोस्तों आपका इंदौर शहर। ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल नहीं भूलना है आपको ये क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में। ठीक है, आपको पहले तो ये पता चल गया कि एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है, इंदौर में। अब इसे किस वर्ष स्थापित किया गया, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि 1930 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा 1930। हासित रोग का समूह है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों हासित रोग का समूह कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको, A B C और D, इनमें से आपको बताना है कि हासित रोग का समूह के अंतर्गत कौन कौन से रोग आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उसमें आएगा आपका मधुमेह, हृदयघात और गठिया। ठीक है, ये तीनों ही रोग इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में पूछा गया है पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको जरूर पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है दोस्तों 30 अप्रैल 1977 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था मध्य प्रदेश में पहली बार। ठीक है ना, याद रखिएगा पहली बार लागू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा में मध्य प्रदेश के 29 प्रतिनिधि है। ठीक है, मतलब आपको ये पता चल गया दोस्तों कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 29 है। राज्यसभा में मध्य प्रदेश के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? अब आपको बताना है कि राज्यसभा में कितनी है दोस्तों, तो याद रखिएगा 11। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा। राज्यसभा की जो सीटें हैं दोस्तों वो है 11, लोकसभा की है 29। ठीक है ना, बिल्कुल याद रखना एग्जाम में। और दोस्तों विधानसभा की सीटें पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए 230। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? में कि भेलसा है। ठीक है, भेलसा, विदिशा, दशपुर, मंदसौर, गोपाचल, ग्वालियर, महिष्मती, मंडला। तो दोस्तों सभी को देखते ही समझ में आ रहा होगा। देखिए भेलसा, विदिशा, दशपुर, मंदसौर और गोपाचल, ग्वालियर, ये तीनों ही आपके जो जोड़े हैं वो मेल खाते हैं। ठीक है ना, जो आपका महिष्मती और मंडला है दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। महेश्वर का पुराना नाम जो है दोस्तों वो महिष्मती था। ठीक है, मंडला का नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा महिष्मती मंडला। ठीक है, ये जोड़ा जो है वो बेमेल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की किस नदी में वर्ष पर्यंत जल बना रहता है? अब आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश की वो कौन सी नदी है जहां पर वर्ष पर्यंत जल बना रहता है। ठीक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में रट के जाइएगा। वो नदी है दोस्तों आपकी, देखिए नर्मदा नदी, सोन नदी और केन नदी, तीनों ही नदियों में वर्ष पर्यंत जल बना रहता है। ठीक है ना, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा नदी, सोन नदी और केन नदी तीनों में वर्ष पर्यंत जल बना रहता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना दोस्तों कि गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी आपको देखना है और आपको बताना है कि किसके मिश्रण से बनता है। तो दोस्तों याद रखिएगा चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट के मिश्रण से क्या बनता है दोस्तों? गन पाउडर बनता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा एग्जाम में जाने से पहले।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वर्ष है दोस्तों, ठीक है ना। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत और मध्य प्रदेश का औसत घनत्व क्रमशः 382 और 236 था। ठीक है, भारत का जो औसत घनत्व दोस्तों वो 382 था और मध्य प्रदेश का 236 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। औसत घनत्व की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में क्या स्थान है। अब आपको बताना दोस्तों कि औसत घनत्व की दृष्टि से मध्य प्रदेश का आपको देश में स्थान बताना है, कौन से नंबर पे है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो दोस्तों 13वां स्थान। ठीक है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश का 13वां स्थान है। ठीक है ना, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना कौन सी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना बताना है आपको, कौन सी है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको, ABCD, इन्हीं में से आपको आंसर चूज करना है और बताना है। ठीक है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना जो है वो है चोरल सिंचाई परियोजना। ठीक है, याद रखिएगा चोरल सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना है। ऑप्शन नंबर ए याद रख के जाइएगा एग्जाम में। मध्य प्रदेश में हर 12वें साल कुंभ का मेला कहाँ लगता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए सभी को पता है कि उज्जैन में लगता है। ठीक है ना, याद रखिएगा उज्जैन में लगता है प्रतिवर्ष कुंभ का मेला। ठीक है, हर 12वें साल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। ठीक है, या आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि उत्प्लावकता का नियम किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा दोस्तों उत्प्लावकता का जो नियम है वो दिया गया है दोस्तों आर्किमिडीज के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, आर्किमिडीज द्वारा उत्प्लावकता का नियम दिया गया है, या उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है, आर्किमिडीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा कितने प्रदेशों के साथ जुड़ी है। सभी को पता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो 5 राज्यों के साथ जुड़ी है। ठीक है ना, और वो कौन कौन से राज्य हैं आपके, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और देखिए छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ठीक है ना, जिसमें सबसे अधिक सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है और सबसे कम सीमा गुजरात के साथ लगती है। ये भी आपको याद रखना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदौर में स्थित लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र वर्ष 1986 से कार्य करना शुरू किया है। यह एशिया का पहला और विश्व का लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान है। ठीक है, आपको बताना है कि एशिया का पहला और विश्व का कौन से नंबर का लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये एशिया का पहला है और विश्व का तीसरा है। ठीक है, एशिया का पहला, विश्व का तीसरा लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान है। ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है आपका, इंदौर में, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1986। ठीक है ना, याद रखना है तीनों ही चीज़ आपको। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पूछा जाता है दोस्तों अक्सर कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, और आपको ये भी पूछा जाता है कि प्रकाश तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जो ध्वनि तरंग है इनकी प्रकृति जो है दोस्तों वो अनुदैर्ध्य होती है, और जो प्रकाश तरंग होती है उनकी जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, याद रखिएगा, आपको यहाँ ध्वनि तरंग के पूछा गया है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुदैर्ध्य। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करते हैं। दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, इसको बिल्कुल रट्टा मार लीजिए कि अपने उड़ान पथ में अवरोधक की पहचान के लिए जो चमगादड़ हैं दोस्तों वो पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, याद रखिए, बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन लगातार। ठीक है ना, रट के जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बम्बई हाई से प्राप्त, ठीक है, यहाँ लिखा है दोस्तों कि बम्बई हाई कोर्ट से प्राप्त प्राकृतिक गैस पर आधारित देश के प्रथम उर्वरक संयंत्र का निर्माण मध्य प्रदेश के विजयपुर में किया गया है। ठीक है, यह किस जिले में स्थित है, आपको बताना है किस जिले में स्थित है। जो प्राकृतिक गैस पर आधारित देश का प्रथम उर्वरक संयंत्र का निर्माण जो है दोस्तों मध्य प्रदेश के विजयपुर में किया गया है, यह किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो ये स्थित है दोस्तों आपका, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, गुना में। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, गुना में स्थित है। क्या, प्राकृतिक गैस पर आधारित देश का प्रथम उर्वरक संयंत्र का निर्माण मध्य प्रदेश के विजयपुर में किया गया है, और जो कि किस जिले के अंतर्गत आता है, गुना जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है ना,
निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर द्वारा स्थानांतरित नहीं होता है। अब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से वह कौन सा रोग है जो मच्छर द्वारा स्थानांतरित नहीं होता है। ठीक है ना, तो वो रोग है दोस्तों आपका, देखिए, मस्तिष्क ज्वर आपका मच्छर से होता है, मलेरिया भी मच्छर से होता है, डेंगू भी मच्छर से होता है, जो टाइफाइड है दोस्तों ये मच्छर के कारण नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा कि वह रोग कौन सा जो मच्छर द्वारा नहीं होता है, तो वह दोस्तों आपका टाइफाइड। ठीक है ना। इसबगोल की भूसी जल के साथ लेने से किस रोग का आराम मिलता है। ठीक है, इसबगोल की भूसी दोस्तों जल के साथ लेने से जिस रोग से आराम मिलता है वो रोग है दोस्तों आपका डायरिया। ठीक है ना, डायरिया से आराम मिलता है अगर हम इसबगोल की भूसी जल के साथ लेते हैं तो। ठीक है ना, याद रखिएगा। बहुविवादास्पद नर्मदा सागर बांध मध्य प्रदेश के पुनासा के निकट स्थित है, यह किस जिले में है। अब आपको बताना दोस्तों कि बहुविवादास्पद नर्मदा सागर बांध जो है वो मध्य प्रदेश के पुनासा के निकट में स्थित है, तो बताना है कि वो किस जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, धार, खरगोन, खंडवा या झाबुआ। तो दोस्तों यह जो है ये खरगोन जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा खरगोन। पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। अब आपको बताना दोस्तों कि पराश्रव्य ध्वनि वे ध्वनियाँ हैं जिनकी जो आवृत्ति दोस्तों वो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, इन्हें पराश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। ठीक है ना, जो कि बहुत ही अधिक, मतलब इनकी जो आवृत्ति वो बहुत अधिक होती है। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य किस खनिज की दृष्टि से समृद्ध नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश राज्य जो है वो किस खनिज की दृष्टि से समृद्ध नहीं है। देखिए, लौह अयस्क से समृद्ध है, मैग्नीज से भी और कोयले से भी। इन तीनों ही खनिज की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य जो है दोस्तों वो समृद्ध राज्य है। ठीक है, केवल पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम की दृष्टि से जो है दोस्तों मध्य प्रदेश, ठीक है ना, समृद्ध नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों ही खनिजों की दृष्टि से मध्य प्रदेश एक समृद्ध राज्य है। ठीक है, याद रखिएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम। रक्त स्त्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि रक्त स्त्राव को रोकने के लिए आमतौर पर जिस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, एग्जाम में याद रखिएगा, एल्यूमिनियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत किन उद्योगों को थर्ड सेक्टर श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों किन उद्योगों को थर्ड सेक्टर श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, तो वो है दोस्तों आपके पेट्रो केमिकल्स, खाद्य, ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। तीनों को ही दोस्तों आपके थर्ड सेक्टर श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि श्रव्य परिसर में जो ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है दोस्तों वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की होती है। ठीक है ना, याद रखिएगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया। ठीक है, बिल्कुल रट लीजिएगा। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए जल जीवन नामक एक सामूहिक सिंचाई योजना चली है, जिसमें सरकार कितना अनुदान देती है, कितना प्रतिशत अनुदान देती है। ठीक है ना, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जो किसानों के लिए जल जीवन नामक एक सामूहिक सिंचाई योजना है, इसके अंतर्गत दोस्तों सरकार जो है वो 75% का अनुदान देती है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, 75% अनुदान देती है सरकार। ठीक है ना, किस योजना के अंतर्गत, जल जीवन नामक सामूहिक सिंचाई योजना के अंतर्गत। ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तेल द्वीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है। दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, साइंस में ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है आपको कि जो दिया रहता है दोस्तों, ठीक है ना, उसमें जो तेल की बत्ती में जो तेल है वो ऊपर किसके कारण ऊपर उठता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, केशिकत्व क्रिया या केशिका क्रिया। आपको केशिकत्व भी दिया जा सकता है, केशिका भी दिया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। ठीक है, केशिका क्रिया के कारण जो तेल है दोस्तों वो बत्ती में ऊपर उठता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में लोक अदालत की शुरुआत 13 अप्रैल 1986 को ही राज्य में लोक अदालत का आयोजन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश में लोक अदालत की शुरुआत
13 अप्रैल 1986 को हुई थी, ठीक है ना, 1986। राज्य में लोक अदालत का आयोजन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था बिलासपुर में, ठीक है। उस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग अलग नहीं हुए थे, इसका लिए राज्य लोक अदालत का जो आयोजन है दोस्तों सर्वप्रथम 1986 में कहाँ हुआ था? बिलासपुर में, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी 1986 में और प्रथम आयोजन जो है वो बिलासपुर में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, लगातार ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है कि ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि ध्वनि की जो चाल है वो अधिकतम कहाँ होती है? इस्पात में, ठीक है। काफ़ी बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्वनि की जो चाल है दोस्तों वो इस्पात में अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, इस्पात, ठीक है। निम्न परियोजनाएं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? ठीक है, कुरनाला परियोजना गुजरात, राजघाट परियोजना उत्तर प्रदेश, काली सागर परियोजना महाराष्ट्र, चंबल घाटी परियोजना राजस्थान। दोस्तों निम्नलिखित में से जो परियोजना आपकी बेमेल है, जो मोड़, ठीक है ना, वो दोस्तों आपका कुरनाला परियोजना गुजरात, ये जोड़ा जो है दोस्तों आपका बेमेल है। बाकी राजघाट परियोजना उत्तर प्रदेश, काली सागर परियोजना महाराष्ट्र और चंबल घाटी परियोजना राजस्थान, ये तीनों ही आपके जो मेल है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, कुरनाला परियोजना गुजरात, ये जोड़ा आपका बेमेल है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? अब आपको बताना दोस्तों कि वह कौन सा यौगिक है जिसका उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सोडियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। सोडियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है अग्निरोधक कपड़े बनाने के लिए, ठीक है। अग्निरोधक कपड़े बनाने के लिए सोडियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, याद रख के जाइएगा एग्जाम में। मध्य प्रदेश की कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की वो झील जो एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है दोस्तों, वो है गांधी सागर झील। हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एमपीजीके के अंतर्गत, ठीक है। याद कर लीजिएगा, बिल्कुल भूलना नहीं है आपको। गांधी सागर झील जो है एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। जियोलाइट क्या है? ठीक है, अब आपको बताना है दोस्तों कि जियोलाइट क्या है। चार ऑप्शन दिए हैं आपको, ए, बी, सी और डी, ठीक है। तो दोस्तों जियोलाइट जो है वो हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनियट सिलिकेट है, ठीक है। जियोलाइट जो है वो हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है, ठीक है। याद रखिएगा, आपको अगर ये चार ऑप्शन दिखते हैं एग्जाम में और आपको पूछा जाता है कि जियोलाइट क्या है, हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, आपको याद रखना है, ठीक है ना। बाघ की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? ठीक है, बाघ की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, आपको नाम में नहीं जाना है, ठीक है ना। यहाँ बाघ लिखा है तो आप बाघों के लिए आपको नहीं करना है, ठीक। शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, बाघ की जो गुफाएं हैं वो शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पसीना रोधी पदार्थों में सामान्यतः निम्न में से क्या होता है? अब आपको बताना दोस्तों कि पसीना रोधी, ठीक है, जो पदार्थ होते हैं उनमें निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दोस्तों उसमें एल्यूमिनियम के यौगिक होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, एल्यूमिनियम यौगिक। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में टेबल टेनिस की प्रसिद्ध राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि निम्नलिखित में से वैसे इनमें से कौन है जो मध्य प्रदेश की एक प्रसिद्ध टेबल टेनिस की प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी है। मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। रीता जैन जो है दोस्तों वो मध्य प्रदेश की टेबल टेनिस खिलाड़ी है, ठीक है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में टेबल टेनिस की जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी हैं रीता जैन का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगी, भूलना नहीं है एग्जाम के लिए। बारूद बनाने के लिए निम्न में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि बारूद बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, KNO3। अगर आपको एग्जाम में फॉर्मूला दिया रहे तो आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों बारूद बनाने के लिए, ठीक है ना। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के उज्जैन और रतलाम में शिक्षा के प्रसार हेतु गांव घर स्थापित किए गए, इनका संबंध किस प्रकार की शिक्षा से है? ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन और रतलाम में जो गांव घर स्थापित किए गए थे उसमें जो इनका संबंध है वो किस प्रकार की शिक्षा से था? ठीक है, प्रौढ़, ग्रामीण, जनजातीय, नारी शिक्षा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो गांव घर स्थापित किए गए थे ना, इनका जो संबंध था दोस्तों वो प्रौढ़ शिक्षा से था। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। एग्जाम में अगर एग्जाम में पूछा जाए तो
ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए कि प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित था गांव घर। ठीक है। मध्य प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों में एकीकृत नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया, बताइए इसे कब प्रारंभ किया गया। ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों में जो एकीकृत नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया था वो कब किया गया था दोस्तों, जुलाई 1986 में। ठीक है, याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए, जुलाई 1986 में प्रारंभ किया गया था नवीन पाठ्यक्रम। प्रयागराज स्तंभ लेख की लंबाई कितनी है, आपको बताना दोस्तों कि प्रयागराज जो स्तंभ लेख है इसकी लंबाई कितनी है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 35 फीट। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा 35 फीट। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों कि क्रायोलाइट जो है वो किसका धातु अयस्क है, किस धातु का अयस्क है, तो याद रखिएगा ये जो है दोस्तों आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, क्रायोलाइट नाम याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, साइंस के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपको काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि किस उद्योग के द्वारा बॉक्साइट जो है वो कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, एल्यूमिनियम उद्योग द्वारा। ठीक है, एल्यूमिनियम उद्योग द्वारा जो बॉक्साइट है दोस्तों वो कच्चे माल के तौर पर प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए। एल्यूमिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब आपको बताना दोस्तों कि एल्यूमिनियम के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रकृति से एम्फोट्रिक होता है, एल्यूमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में होता है, नाइट्रिक अम्ल एल्यूमिनियम पर कोई प्रभाव नहीं डालता, गर्म सांद्र गंधक अम्ल एल्यूमिनियम के साथ एशो देता है। ठीक है, तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो एल्यूमिनियम के संबंध में गलत है वो दोस्तों एल्यूमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में होता है, यह कथन पूर्ण तरीके से एल्यूमिनियम के बारे में गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नंबर ए, सी और डी तीनों ही कथन आपके सत्य हैं एल्यूमिनियम के संबंध में। जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि जल शोधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल एग्जाम में याद रखिएगा दोस्तों, एलम का। ठीक है, एलम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, फिटकरी, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में याद रखिएगा। ध्वनि तरंगे हैं लंबवत, तिर्यक, आंशिक लंबवत, आंशिक तिर्यक या कभी कभी लंबवत कभी कभी तिर्यक। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है दोस्तों कि जो ध्वनि तरंगे हैं वो लंबवत होती है। ठीक है, याद रखिएगा ध्वनि तरंगे हैं लंबवत, ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा लंबवत। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, आपको ये पता चल गया कि वायु में जो ध्वनि की चाल है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहले वायु में जो ध्वनि की चाल है वो 332 मीटर प्रति सेकंड है। अब अगर यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो दोस्तों ध्वनि की चाल जो है वो 332 मीटर ही रहेगी, क्योंकि दाब का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, श्यानता की इकाई है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि श्यानता की इकाई क्या होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों श्यानता की जो इकाई है वो है प्वाइज, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा प्वाइज। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे, आपको बताना है कि किस देश से संबंधित थे दोस्तों महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज। ठीक है, तो दोस्तों एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो याद रखिएगा, और पूछा भी गया है, ग्रीस से संबंधित थे। ठीक है, ग्रीस देश से संबंधित थे आपके महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा आपका आंसर हो जाएगा। इनमें से किसे आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज माना जाता है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज जो माना जाता है दोस्तों, एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के लिए, याद रखिएगा होमो इरेक्टस को। ठीक है, होमो इरेक्टस को मानव, आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आहार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। संतृप्त वसा अम्ल, असंतृप्त वसा अम्ल, खनिज लवण या मैनोज शर्करा। ठीक है, तो दोस्तों जो संतृप्त वसा अम्ल होता है, ठीक है, याद रखिएगा संतृप्त वसा अम्ल जो है वो ऐसा आहार है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है आपको तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना,
तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और दोस्तों इसी तरह की लगातार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।